चले बेटा। ट्रांसजेनिक की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात हम करेंगे आज। डेफिनेशन से बेटा पता है, प्लांट्स that are genetically modified, वो प्लांट्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, सच प्लांट्स आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसमें बेटा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते कैसे हैं, मतलब इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है और आगे इनकी प्रोपगेशन यानी इनकी आगे नस्ल कैसे बढ़ाते हैं। एक प्लांट जिसको आपने इतनी मेहनत से ट्रांसजेनिकली मॉडिफाई कर दिया, आप उसको बाद में प्रोपगेट कैसे करवाते हैं, आप उसको बाद में आगे कैसे चलाते हैं कि वो आपको बहुत सारे नए प्लांट दे। हम इसकी बात करेंगे बेटा। सबसे पहला मेथड, हाउ वी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इंसर्शन ऑफ जीन्स बाय करंट। हम करंट के जरिए जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे? जरा देखिएगा, ये एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट का कोई एक टिश्यू पड़ा हुआ है। कल्चर के लिए ये देखिए, ये प्लांट का कोई एक टिश्यू कल्चर के लिए पड़ा हुआ है। हमने क्या किया, एक जीन भी इसके अंदर डाल दिया, द जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने जीन भी इसी मीडियम के अंदर डाल दिया। फिर हम क्या करते हैं, वो अप्लाई हाई करंट वोल्टेज। हम हाई करंट वोल्टेज देते हैं। इसका हमें फायदा क्या होता है? इसका हमें फायदा ये होता है कि पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन becomes widen, वो खुल जाते हैं, and gene moves into protoplasm, और जीन जो है वो प्रोटोप्लाज्म में से होता हुआ अपने ओरिजिनल पॉइंट पे चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि वो जाके चला जाएगा डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और वहां पे जाके वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हम इसको कहते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, इंसर्शन ऑफ जीन थ्रू करंट। हम हाई वोल्टेज करंट देते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उनके पोर्स के बढ़ने की वजह से भी हम क्या करते हैं, फिर जो जीन्स है वो उनके बिल्कुल न्यूक्लियस तक चले जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, वो वहां पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। चलो, एक और तरीका है, इंसर्शन ऑफ जीन्स थ्रू बैक्टीरियम। हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जीन को इंसर्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर। कैसे, जरा देखिएगा। A plasmid with the recombinant DNA
पता चल गया होगा आपको, जब मैंने वर्ड ही लिखा है रिकम्बिनेंट डीएनए, तो इसका मतलब है उसके पास दो तरह के डीएनए हैं, एक उसका अपना और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम इसमें एक बैक्टीरिया लेते हैं जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियम ये बैक्टीरिया का नाम है। ये क्या करता है? इट कॉजेज ट्यूमर इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कॉज करेगा। जैसे बेटा ये ट्यूमर कॉज करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट बिकम पार्ट ऑफ प्लांट सेल। वो प्लांट सेल का हिस्सा बन जाता है। मतलब ये दूसरा तरीका है कि जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। चल, देयर इज ए थर्ड मेथड। एक तीसरा मेथड भी है, इंसर्शन थ्रू पार्टिकल गन। इंसर्शन थ्रू पार्टिकल गन मतलब ये हमारे पास एक गन होती है जिसमें हम इसको करते, जरा देखिएगा, दिस वाज, ये दो साइंटिस्ट थे जो कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से दो साइंटिस्ट, एक का नाम सैनफोर्ड है एंड एक का नाम है किलाइन। ये दोनों साइंटिस्ट इन 1987, इन दोनों साइंटिस्ट ने कर्नल यूनिवर्सिटी के अंदर एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत अच्छा तरीका है, इसको आज भी बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉर्न, लाइक व्हीट, लाइक राइस, ये सारे के सारे प्लांट्स, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। तो वो गन पार्टिकल मेथड के जरिए किया गया है। इसमें बेटा हम क्या करते हैं, गन पार्टिकल मेथड में जरा देखिएगा, पार्टिकल्स लेते हैं छोटे छोटे से, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर कोटेड विद gene of interest and then bombarded over tissue of plant। ये टिश्यू ऑफ प्लांट के बम्बार्ड किए जाते हैं, जैसे हम फायरिंग नहीं करते, गोली मारते हैं किसी को, बिल्कुल इसी तरह से वो पार्टिकल को लोड किया जाता है गन के अंदर। गन क्या करती है, हम गन के जरिए उसको बम्बार्ड करते हैं ओवर द प्लांट टिश्यू ऑफ प्लांट, और फिर क्या होता है, वो बड़े आराम से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट के अंदर इंसर्ट हो जाता है। मतलब ये तीन तरीके हैं जिसकी मदद से हम प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने बना लिया, हमने उसको प्रोपेगेट कर लिया प्लांट को, हमें ये सिग्निफिकेंस क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर की आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हम ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं इनका हमें फायदा क्या है। तो हम एक एक करके इसको लिखते हैं बेटा, जरा देखिएगा। सबसे बड़ी बात, हम प्लांट्स को क्या करते हैं, नंबर वन, प्लांट्स becomes herbicide and pesticide resistant। जो भी हम ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड बनाए बेटा, वो कॉर्न है, वो व्हीट है, वो शुगर केन है, वो राइस है, जो भी हमारी इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फीड है, हम सारे के सारे क्या करते हैं, हम उसको पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बना रहे हैं। आजकल हमारे पास आ रही है। नंबर टू, drought and salt
रेजिस्टेंट, ड्राउट और साल्ट टॉलरेंट प्लांट आप कह लें, टॉलरेंट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। बेटा हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे प्लांट बना रहे हैं कि जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं थे। अब ऐसे प्लांट, ऐसी फसलें आ गई हैं बेटा, जो हमारे पाकिस्तान के बारानी एरिया, यानी वो एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारिश होती है, पानी है ही नहीं, बारिशों के पानी के ऊपर इंसार करते हैं लोग, हम सिर्फ वो लेते हैं ताकि उसके जरिए भी सारा काम हो सके। नंबर 3, हम इससे बायो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हासिल करते हैं, प्लास्टिक हासिल करते हैं जिसको आप पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कहते हैं। जिसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कहते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है, ये एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है विच इज obtained फ्रॉम बहुत सारे प्लांट्स हैं, दे आर बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड, ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में यूं लिखूंगा बेटा, टी ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एक्सेट्रा। बहुत सारे केमिकल्स हमें इससे हासिल होते हैं और बहुत सारी चीजें हम मार्केट में इसमें बेचते हैं। सबसे बड़ी बात बेटा, transgenically modified plants are used to improve food taste and yield of crop, और yield of crop को भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये सारी चीजें जिसमें आप सिग्निफिकेंस कोट करें कि बेटा ये बिकम हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, ऐसा है, हम ऐसे प्लांट लेकर आ गए बेटा जिनके ऊपर जितनी मर्जी स्प्रे कर लें प्लांट को कोई असर नहीं होता। अच्छा, फिर ड्राउट एंड टॉलरेंट साल्ट टॉलरेंट प्लांट आर प्रोड्यूस, हम ऐसे प्लांट बना रहे हैं जो कि हमें काम देंगे आगे चलकर। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है विच इज obtained from the plants. TMP are used to produce antibiotics, vaccine and hormones etc. TMP transgenically modified plants. इसी तरह TMP are used to improve the food taste, जो फल इतने अच्छे टेस्ट के बा रहे हैं। और अब देखें ना, मैं यकीन करें बेटा, जब मतलब शुरू में स्ट्रॉबेरी आई तो उसका साइज इतना था स्ट्रॉबेरी का, अब स्ट्रॉबेरी बड़े साइज की हो गई है, उसका टेस्ट भी इम्प्रूव हो गया। जो टमाटर थे देसी टमाटर, उसका साइज ये होता है, लेकिन आजकल जो टमाटर मार्केट में आ रहे हैं इतने बड़े बड़े साइज के, टेस्ट इम्प्रूव होता है। हरी मिर्च जो बिल्कुल इतनी थी, अब हरी मिर्च इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, वो बेटा जो तकरीबन 10 इंच 12 इंच के साइज की हरी मिर्च आ रही है। द टेस्ट इम्प्रूव, द यील्ड। समझे? कभी अपने वाले साहब से पूछिएगा या अपने दादाजी से पूछिएगा, जो वीट होती थी ना, वीट दलदल, उसका प्लांट बड़ा ठीक ठाक लंबा होता था और ऊपर जो उसके दाने लगते थे वो बिल्कुल छोटे लगते थे। आजकल प्लांट इतना सा है और उसके ऊपर इतना ही उसका सिट्टा होता है जिसके अंदर दाने मौजूद होते हैं। मतलब द हाइट कम करके, उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करके, उसकी यील्ड को इम्प्रूव कर दिया गया। ऑल इज थ्रू ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है मेरा बेटा तो पूछ ली, ताकि हम ट्रांसजेनिकली स्टार्ट करें जल्दी से। सर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के एग्जांपल। ये बेटा ये जो माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स की आप इसकी बात कर रहे हैं ना, पार्टिकल गन में जी ये सर। नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हम गोल्ड के लेते हैं, सिल्वर के भी लेते हैं, लेकिन गोल्ड के ज्यादा लेते हैं।
ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से, इनके ऊपर हम जीन को कोट करते हैं और फिर वो प्लांट के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन ये सिल्वर के भी काम दे जाते हैं। अगर गोल्ड आजकल 1,18,000 का हो गया तो सिल्वर के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे और कुछ चीज इसमें। ठीक हो गया जी, लेट्स गो। सर ये बायोलॉजिकल जी, मॉलिक्यूल्स नहीं होते? कौन से वाले? गन पार्टिकल मेथड। जी सर। बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पेनिट्रेशन इतनी नहीं होगी, सेल वॉल को क्रॉस करना, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, फिर साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना, फिर न्यूक्लियर वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके फिर न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर जाके पेनिट्रेट करना। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इतने हार्ड नहीं होते, वो इतना डिस्टेंस तय नहीं कर सकते। उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने कई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को ट्राई किया था, लेकिन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेथड यही है कि आप गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स लें, वो नुकसानदेह नहीं होते, वो नुकसानदेह नहीं होते। बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सोच रही होंगी ना कि ये नॉन बायोलॉजिकल है, नुकसानदेह होंगे, नुकसानदेह नहीं होते। जी सर, क्लियर है। चलिए हम कहते हैं बेटा ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड एनिमल। ले मेरे बेटा, कौन से एनिमल्स होते हैं? दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। वो एनिमल्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हम उनको कहते हैं। यानी आप इसको कह लें TMA, ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। वैसे हम इसको TMOs भी कहते हैं, आपको पता है, ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर बेटा वही बात, पहले हम इनके लिखेंगे प्रोडक्शन कैसे करते हैं और हम इनकी प्रोपगेशन कैसे करते हैं। हाउ वी प्रोड्यूस दैम, सबसे पहला काम। नहीं मेरा बेटा, जब भी बेटा बात करेंगे, अब बात करेंगे इसकी कि एनिमल्स आर modified, genetically modified by inserting genes into eggs। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। एग्स क्यों? वो इसलिए बेटा कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, इजीली हम इनको हैंडल कर सकते हैं। जो स्पर्म्स होते हैं वो हमेशा मोटाइल होते हैं, उनको पकड़ना भी, उनको उनकी हैंडलिंग जो है वो इजी नहीं होती। इसलिए जब भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एग को प्रेफर करते हैं डालने के लिए। लेकिन बेटा दो तरीकों से। कैसे? नंबर वन, बाय टू प्रोसेस। यहाँ पे लिख, बाय टू प्रोसेस, दो प्रोसेस से हम इसको डालते हैं। नंबर वन, ए माइक्रो इंजेक्शन। हमारे पास बेटा एक नीडल होती है, बाय हैंड थ्रू minute injection, gene of interest is injected।
माइक्रो इंजेक्शन के जरिए, छोटा सा, नाम से पता चल गया होगा, छोटा माइक्रो इंजेक्शन है जो छोटे बहन भाई को लगता है माइक्रो इंजेक्शन, हम उनके जरिए ये जो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको इंजेक्ट करते हैं इनटू द एग, इनटू द एग ऑफ एनिमल्स। दूसरा तरीका और भी है, नंबर 1, नंबर 2, वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड। ये जो मेथड है ये बड़ा बेटा अजीब सा मेथड है, और इसमें जरा देखिएगा, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स होती हैं, egg is placed over agitator के ऊपर egg को जो है वो रखा जाता है। needles make pores in them, and then gene of interest penetrate। जैसे ही वो जो नीडल्स हैं वो उनके अंदर पोर्स बनाती हैं, फौरन से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो एग के अंदर चले जाते हैं। जब वो एग के अंदर चले जाते हैं तो वो बड़े आराम से जाके वहां पे पेनिट्रेट करके अपने आप को वो एक्सप्रेस कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं इट इज वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड इन एनिमल जेनेटिकल टेक्नोलॉजी। देखिए बेटा, जब हम डीएनए के ये जो छोटे छोटे से होल बनते हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन में बने, चाहे वो जाके उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बने, दिस होल कैन बी रिप्लेस्ड, इसीलिए फिर वो बाद में हील अप भी हो जाते हैं। ये नहीं होता कि वो बाद में जाके हील अप ना हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और हम इसकी सिग्निफिकेंस करते हैं कि एनिमल्स को जब हम ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड कर लेते हैं तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट, फिर वही बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइप्स ऑफ chemicals like vaccines, antibodies, जिसमें आप बात करें एंटीबायोटिक्स etc. are obtained by animals। वो एनिमल्स हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि ये सारी की सारी चीजें हमें वाज़ेह तौर पे मिल सकें। सबसे बड़ी बात, जीन फॉर्मिंग used in pharmaceuticals। नंबर 3 ये हम हासिल करते हैं। अच्छा, अब देखिए जरा, केमिकल्स आर obtained through their milk। अच्छा, मिल्क के अंदर प्रोटीन आएगी, उन प्रोटीन को हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बेटा हम वेट करें कि वो एनिमल फीमेल बड़ी हो, वो अडल्ट हो, वो मिल्किंग स्टेज पे आए, फिर हम उससे प्रोटीन को हासिल करें। मतलब इतनी देर हम वेट करें, हमसे वेट नहीं होता। हम क्या करते हैं, जीन्स आर इंसर्टेड in such a way that proteins are produced in their urine। उनके यूरिन में आ जाती है। अब देखो ना, यूरिन जो है
वो तो प्रोडक्ट है पहले दिन की, पहली स्टेज की, पहले मिनट में अगर एनिमल पैदा हुआ है तो वो अपने यूरिन के अंदर प्रोटीन बनाता है, वो यूरिनेट करता है और उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन है। हम जीन ही इसी तरह से करते हैं, हम जीन ही इसी तरह से करते हैं इंसान कि वो जो यूरिन है उनके अंदर वो प्रोटीन आती है, हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं, उनसे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके हम मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं। मतलब एनिमल्स जो होते हैं वो हर तरह से, उनका गोश्त है तब भी, उनका यूरिन है तब भी, उनका मिल्क है तब भी, ये सारे के सारे लेवल्स होते हैं, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है बेटा, इनकी प्रोपगेशन की, वो प्रोपगेशन है कि हमें एनिमल क्लोनिंग करनी पड़ती है, क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। आपने ये याद रखना है बेटा कि जब भी हम बात करें ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की, और वो नॉर्मल तरीके से रिप्रोड्यूस करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। वो कभी भी नॉर्मल रूटीन में रिप्रोड्यूस नहीं करते, हमें बकायदा तौर पर इन एनिमल्स की क्लोनिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक रैट को मॉडिफाई किया कि आपने उससे इंसुलिन प्रोटीन लेनी है। अच्छा, अब वो रैट को आप नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करवाएंगे तो वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन का आपने उसके अंदर डाला है वो खत्म हो जाएगा। वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होके कोई काम करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप उन रैट्स की क्लोनिंग करेंगे, और जब क्लोनिंग के जरिए हर रैट आपके लिए इंसुलिन की प्रोटीन बना रहा होगा, हम इसको कहते हैं कि इट इज द क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिकली मॉडिफाइड एनिमल। इसमें कोई क्वेश्चन है मेरा पुत्र तो पूछे, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें। जी, और सर वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड को रिपीट कर दें। अच्छा, दो चीजें आपने पूछी हैं जी। एक तो दूसरा है जीन फॉर्मिंग यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। एक चीज बेटा आपने याद रखनी है, जीन फॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि हम जीन्स को पाल रहे हैं, जैसे हम एनिमल फार्मिंग की बात करते हैं। अब जीन्स को अकेले तो नहीं पाला जाता ना बेटा, जीन्स को जब भी पाला जाएगा किसी न किसी एनिमल के अंदर पाला जाएगा। क्यों बोला? फार्मास्यूटिकल्स के लिए हमें चाहिए वैक्सीन, हम एनिमल्स के अंदर जीन्स को डालेंगे, वो जीन फॉर्मिंग है। हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए हमें एंटीबायोटिक्स के जीन चाहिए, एनिमल्स के अंदर इंसर्ट करेंगे, जीन फॉर्मिंग, उन एनिमल्स को हम पालेंगे। मतलब हर तरह का जीन, हर तरह के एनिमल्स के अंदर हम पालते जाएंगे, हम उसको कहते हैं ये जीन फॉर्मिंग है। ठीक हो गया? अच्छा, ये टर्म जो जीन फॉर्मिंग है बेटा, इट इज द टर्म इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फार्मेसी, मतलब ऐसी टर्म इसके लिए इस्तेमाल की गई है। फार्मेसी से टर्म लेके जीन फॉर्मिंग का नाम दिया गया है। नहीं बेटा, PHAR की मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नैयर, PHAR। जीन फॉर्मिंग का मतलब है कि जीन को फार्मेसी के लिए तैयार किया जा रहा है। वो जीन फॉर्मिंग और एनिमल फॉर्मिंग और चीज है जो आप कह रहे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बता दिया कि जीन फॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप जीन्स की कल्टीवेट करें, जीन्स को प्रोपेगेट करें इन एनिमल्स, और उन एनिमल्स की फॉर्मिंग करें। दूसरा पॉइंट मैंने बेटा आपको बताया, दूसरा आपने पूछा कि वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड में होता क्या है। अब जरा देखिएगा, हमारे पास ना कुछ ऐसी मशीन होती है जिनको हम एजिटेटर कहते हैं। एजिटेटर का मतलब होता है कि वो ऐसे हिलती रहती है हर वक्त। हम क्या करें, हम एग को इसके वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं। ये हमारी नीडल है, सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल। हम इसको ऐसे हिलाते रहते हैं, जैसे हिलाते रहते हैं वो जो नीडल है वो ऐसे मूव करती रहती है, और जब वो मूव करती रहती है वो डिफरेंट तरह से होल को क्रिएट करती है। वो जैसे ही डिफरेंट तरह से होल क्रिएट करेगी, जो जीन आपने उस मीडियम के अंदर डाला होगा वो बड़े आराम से उन पोर्स के जरिए से न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा। फिर आप उसको एजिटेटर को बंद करके एग को निकाल के आप एग को फर्टिलाइज करवा लेते हैं। हम इसको कहते हैं वर्टेक्स मिक्सिंग मेथड। ठीक हो गया? इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट एजिटेटर के ऊपर रखा होता है? नहीं, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा होता है। ये देखो ना, आपका क्या ख्याल है? मैंने हाथ के ऊपर रखा, हाथ के ऊपर नहीं, इसको ना छोटी सी वो समझ लें कि बीकर होता है, माइक्रो बीकर हमारे पास मौजूद होते हैं, उसके ऊपर नीडल्स 2 3 4 5 हमने ऐसे हैंग की होती है, वो ऐसे ऐसे हिलता है, तो वो नीडल डिफरेंट तरीके से उसको पंक्चर करती हैं। जैसे डिफरेंट तरीके से उसको पंक्चर करेंगी, हम कहते हैं कि ये कैल्शियम सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड के जरिए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके अंदर मूव कर गया।
और कोई क्वेश्चन मेरा बेटा इसमें पूछने वाला? ठीक हो गया जी। हम ना एक दो क्वेश्चन रखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखते हैं, ताकि हमारे प्रैक्टिस हो जाए इसके बारे में, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलें जी। The enzymes that seals the foreign particles into vector is A. DNA polymerase, B. DNA helicase, C. DNA ligase, and D. All of these. चले मेरा पुत्र, कोई ये इसमें राइट ऑप्शन बताइएगा जरा। DNA ligase, DNA ligase, यस, डीएनए लाइगेज, ये अपने लेक्चर में भी बात हुई थी, ये डीएनए लाइगेज है। चलो, which of following is protein in nature? Which of following is protein in nature? इनमें से प्रोटीन नेचर में प्रोटीन क्या है, यानी प्रोटीन नेचर में कौन है? एक ऑप्शन ए PBr 322, PSC 101, EcoR1, and D palindromic sequence. जी, हाँ, which of the following is the right option? EcoR1, एक्सप्लेन करें जरा। सर ये एंजाइम है ना, वेरी और गुड। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। और एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और करते हैं जी। सर वैसे PBR और PSC में भी प्रोटीन है ना? क्यों? सर ये प्लाज्मिड है ना सर, इनके अंदर क्रोमोसोम के अंदर भी तो प्रोटीन होती है ना। बेटा, आप इसको कहते थे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, बाकी को छोड़ दें आप, है उसमें भी प्रोटीन। आप सही कह रहे हैं जी सर। अच्छा चलो, which of the following correct answer C है भाई, that's the which of following is not used
in DNA fingerprinting. Remember, number one, a restriction enzyme. B, gel electrophoresis. C, probe. D, ligase. जल्दी से यस, ऑप्शन डी, लाइगेज एंजाइम यूज नहीं करते, क्योंकि लाइगेज एंजाइम तो हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं सील अप करने के लिए, इसमें नहीं करेंगे। ठीक हो गया। चले बेटा जी, हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम। चले, हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम में ये हमारा यूनिट है, जिनसे आपको 3 एमसीक्यूज आ रहे होंगे, और जो हमारे लिए इसमें लर्निंग आउटकम्स हैं वो नंबर 1 सक्सेशन, एंड रिलेटेड टर्म्स हम इसमें देखेंगे। नंबर 2 बहुत सारी टर्म्स हम देखेंगे, जैसे ओजोन क्या है, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यूट्रोफिकेशन, एक्सेट्रा, इन टर्म्स को भी हम देखेंगे। नंबर 3 हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे और उसके डिफरेंट स्टेजेस को भी। नंबर 4 हम प्रॉफिट लेवल, एनर्जी फ्लो, एक्सेट्रा, हम इसको भी देखेंगे। ये हमारे लिए 4 लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर के अंदर, इनके अंदर हम इनको डिस्कस भी करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं with our first learning outcome, and that is succession and its related terms। हाँ बेटा, बात करेंगे कि succession होती क्या है। What is succession?
and how it succeeds, और ये आगे कैसे बढ़ती है. What is succession? एक चीज आपने ध्यान में रखनी है बेटा. Succession is a change in community with its non-living components over time. टाइम के साथ साथ जब भी कम्युनिटी के अंदर कुछ चेंज आती है, हम बेटा उसको सक्सेशन का नाम देते हैं. एक चीज आपको बताऊं बेटा, ये कोई डायरेक्ट चेंज नहीं है, ये कोई डायरेक्ट चेंज नहीं है. इट इज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस. ये सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है ओवर टाइम, जो टाइम के बाद से सीक्वेंस ऑफ चेंजेस ओवर टाइम. इसमें सबसे पहले आने वाली जो स्पीशी होती है, स्पीशी दैट कम्स अर्ली कॉल्ड पायनियर. हम उसको पायनियर कहते हैं. यह आपके लिए कीवर्ड है. और जो सबसे एंड पे आती है, स्टेज that comes at the end of succession called climax. हम उसको क्लाइमैक्स कहते हैं. ये भी आपके लिए कीवर्ड है. एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो कम्युनिटीज होती हैं, कम्युनिटीज that develop over time, okay, during time, वो जो कम्युनिटीज होती हैं called सीरियल कम्युनिटीज. वो बेटा कम्युनिटीज जो अभी डेवलप हो रही होती हैं, डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, हम उनको सीरियल कम्युनिटीज का नाम भी देते हैं. ये भी कीवर्ड है आपके लिए. व्हाट आर सीरियल कम्युनिटीज? कम्युनिटीज व्हिच आर अंडर डेवलप, जो कि अभी अंडर डेवलप होते हैं. अच्छा, इसमें दो तरह की कम्युनिटी, दो तरह की सक्सेशन है. एक बेटा आपको पता है, इट्स अ प्राइमरी सक्सेशन, और एक आपको पता है सेकेंडरी सक्सेशन होती है. लेकिन मैं पहले इसको डिफाइन कर दूं. Succession starts where the rocks are barren. जहां पे रॉक्स बैरन होती है, वहां से ये सैंड और डेजर्ट, मतलब जहां पे बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है, अगर तो सक्सेशन वहां पे स्टार्ट हो, तो फिर बेटा हम इनको कहेंगे कि ये प्राइमरी सक्सेशन है. It requires thousands of years. ये बेटा एक सदी का काम नहीं है कि प्राइमरी सक्सेशन से कम्युनिटी का बढ़ना एक सदी का काम नहीं है. इट रिक्वायर्स टू मेनी सेंचुरी कि वो स्टार्ट हो और स्टार्ट से वो बाद में क्लाइमैक्स की तरफ चले. इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल लगते हैं. अच्छा, इसके बाद व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन? व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन? ये क्या है? इसमें आप कह लें न्यू कम्युनिटी
starts after disturbing of old community. ओल्ड कम्युनिटी को आपने डिस्टर्ब किया, फौरन से एक नई स्टार्ट हो गई, हम उसको कहते हैं ये स्केली सक्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैं आपसे कहूँ कि एक जगह पे जंगल लगा हुआ है, जंगल में आग लग गई, सारा जंगल तबाह हो गया, उसके बाद नया जंगल वहां पे अगर वो 2 4 5 7 साल के बाद आप देखेंगे तो आप उसको स्केली सक्सेशन कहेंगे। आप देखते हैं, सुनते भी हैं कि जो अमेज़न है उनके जंगलात में आग लग गई, लेकिन हर साल ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आग लग गई, हर साल वहाँ पे ऐसा होता है, और हर साल वहाँ पे नए जंगल उगते हैं, नए फॉरेस्ट उगते हैं। दैट इज स्केली सक्सेशन। और ये स्केली सक्सेशन होती है, इट रिक्वायर्स रैपिडली, रैपिड टाइम्स में ये स्टार्ट होती है। मतलब ये कोई ईयर्स नहीं लेती, इट टेक्स मंथ टू रिपेयर इटसेल्फ। ये अपने आप को रिपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनको महीने चाहिए, सदियां नहीं चाहिए, जिस तरह मैंने आपको प्राइमरी सक्सेशन का नाम दिया। अब मेरा बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो अब जरूर पूछ ले, ताकि हम फिर जाएं स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। सर ये आपने पॉइंट क्या लिखा है, कम्युनिटीज दैट डेवलप ड्यूरिंग टाइम कॉल्ड? कौन से बेटा? हाँ, कॉल्ड सीरियल कम्युनिटीज। जी सर। सीरियल सर ये सीरियल और बेटा कम्युनिटीज, ये जो सीरियल सीरियल बेटा, कम्युनिटीज हैं, हाँ हाँ हाँ, ये पॉइनियर और क्लाइमेक्स के दरमियान आने वाली सारी स्पीशीज को कहते बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही। जब कम्युनिटी अभी डेवलप हो रही हो, डिफरेंट स्टेजेस हो ना कम्युनिटी की, हम उसको कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। हैं। जी सर। जी बेटा, और कुछ इसमें? चलें जी, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हम करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। बेटा प्राइमरी सक्सेशन की अपने एनवायरनमेंट के एतबार से बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 टाइप्स लिखी हुई है। नंबर 1, हाइड्रोस्फीयर कम्युनिटी starts over water. Xerosphere community starts over dry soil, हम उसको xerosphere का नाम देंगे। Samosphere community starts over sand is called as samosphere। मतलब ये इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एनवायरनमेंट के एतबार से। जब आप इनको बेटा लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जाके कम्युनिटी जब स्टार्ट होती है तो उसको डिफरेंट नाम देते हैं। पानी के ऊपर स्टार्ट होगी हाइड्रोस्फीयर, खुश्की के ऊपर स्टार्ट होगी जीरोस्फीयर, मतलब अगर वो बैरन रॉक्स के ऊपर स्टार्ट हो तो वो ना देखिएगा, बैरन रॉक्स के ऊपर स्टार्ट हो लिथोस्फीयर। कम्युनिटी starts over barren rocks, it is called as lithosphere। मतलब नाम किसे है, लिथोस्फीयर, सामोस्फीयर सैंड के ऊपर, हाइड्रोस्फीयर वाटर के ऊपर, जीरोस्फीयर जो ड्राई हैबिटेट के अंदर होते हैं, हम उनको जीरोस्फीयर का नाम देते हैं। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं बेटा जिनके मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम, मैं इसको रेस करने लगा हूँ, आप काइंडली जरा इसको एक दफा नोट कर लें।
चलिए, स्टेजेस ऑफ अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, हम उनकी बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ ज़ीरोसियर। डॉक्टर अतिया बस थोड़ा सा वेट कर टाइम ऑफ हो गया लेक्चर का सर, देख लीजिएगा। ये तो बड़ा लंबा काम है फिर अभी मुजम्मिल साहब। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, डेढ़ सर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे।